बुलडोजर की दहाड़ और उस पर मौलाना मदनी की तकरार। जमीयत उलेमाए हिंद के मंच का इस्तेमाल इस बार हक के लिए नहीं बल्कि मजहबी आग को हवा देने के लिए किया गया। मदनी का सीधा आरोप है कि यूपी में कार्रवाई एक तरफा है और निशाने पर सिर्फ एक खास मजहब है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मदनी खुद को देश की अदालती प्रक्रिया और संविधान के ऊपर समझते हैं? जज्बातों को भड़काकर आखिर मदनी क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या उनकी नजर में कानून के रडार पर आए बांग्लादेशी घुसपैठिए भी अब भारतीय हो गए हैं? हमारे मुल्क के अंदर मुसलमानों को कत्ल भी किया जाता है। हमारे मुल्क के अंदर मकानों को आग भी लगाई जाती है। हमारे ही मुल्क के अंदर देश विरोधी कहा जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है। कौन पागल है या कुत्ते ने काटा है उसे अपना मुल्क छोड़कर यहाँ आगे रहेगा? ये सोचने की बात है, कैसे रहेगा मुसलमान। मौलाना मदनी का यह बयान उस वक्त आया जब 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी में सियासी घमासान तेज है। इस दौरान हकों की दुहाई देते देते मदनी की जुबान इस कदर फिसली कि उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। मंच से साफ साफ कह दिया कि वो देशद्रोह के आरोपियों के साथ खड़े हैं और दंगाइयों की ढाल बनकर उनकी रक्षा करेंगे। मुकदमा उन्हीं का लड़ते हैं जो दहशतगर्दी के इल्जाम में पकड़े जाते हैं। देश विरोधी होने का किसी के कोई माई का लाल नहीं है कि उसके खिलाफ कोर्ट के अंदर चला जाए। आदमी अपना मुंह छुपा कर भागता है। एक जमात जमीयत उलमाए हिंद है। हम रात और दिन उसको बरी करने का इरादा रखते हैं और करते हैं। इधर मौलाना अरशद मदनी का भड़काऊ बयान तो दूसरी तरफ हैदराबाद के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी ने भी यूपी को लेकर मोर्चा खोल रखा है। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वो गौरक्षकों के लिए राक्षस जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दौरान ओवैसी ने न सिर्फ बीजेपी पर निशाना साधा बल्कि उनकी नजर अखिलेश के वोट बैंक पर भी टिकी है, जिससे वो विपक्षी गठबंधन की गणित बिगाड़ने का चक्रव्यूह रच रहे हैं। और जो लोग हमको डरा रहे हैं, कोई मार रहे हैं, कोई पैरों पे गोली मारते हैं उत्तर प्रदेश में, तो कोई जान ले लेते हैं बालासोर ओडिशा में। एक बच्चे को जो गाड़ी में जानवर जा रहा है, ये संघ परिवार के लोग रोककर उसको मार के पीट दिए, उसकी जान चले गई। सुनो जालिमों, सुनो जो गाय रक्षक हैं, मगर तुम गाय की रक्षा करने वाले नहीं हो, तुम राक्षस हो। अखिलेश यादव बिहार में अपने बड़े बड़े एमपीओं को 5-5 एमपीओं को भिजाए, जाओ ओवैसी का जनाजा निकाल दो, जाओ ओवैसी को ऐसा बोल दो। क्या क्या बोलते हैं। ऐसा लगता है कि इन बिचारों को बोलने के लिए घर में मौका नहीं मिलता, तो इनको नजर आता है कि मैं इनका ससुरा या दामाद हूं। वो फेरोजुल लुगात में जितने गलत अल्फाज थे पूरे मुझ पर इस्तेमाल किए अखिलेश यादव के जितने एमपीज आए थे, मगर नतीजा क्या निकला? नतीजा यही निकला कि उनको कामयाबी नहीं मिली। ओवैसी जानते हैं कि अगर यूपी की सियासत में पैर जमाना है तो ध्रुवीकरण की राह पर चलना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सपा, कांग्रेस और AIMIM के बीच मची इस तुष्टीकरण की होड़ में आखिर किसका भला होगा? असद मदनी और इस तरह के लोग आतंकियों, अपराधियों और दंगाइयों को बौद्धिक खाद पानी उपलब्ध कराते हैं। एक इकोसिस्टम है कि अपराध होगा और अपराध को कवर फायर देने के लिए ऐसे लोग सामने आते हैं। मुसलमानों के ताल्लुक से लेके जो बात मौलाना अरशद मदनी साहब और ओवैसी साहब कह रहे हैं, वो आज उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, आसाम में, भारत के किसी भी हिस्से में एक आम नागरिक को पता है कि भारत में मुसलमानों के साथ किस तरह से नाइंसाफी की जा रही है।
यूपी की सियासत में मजहब का चश्मा पहनकर बयानबाजी करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन मदनी के तेवर और ओवैसी के सियासी हमले बताते हैं कि आने वाले दिनों में मुद्दे विकास, सड़क और शिक्षा नहीं बल्कि मजहब और पहचान की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। राजनीति के लिए भड़काना, बहलाना, फुसलाना, बरगलाना ये सब तो चल ही रहा था। अब यह सब कम रह गया था कि देश और देश के दुश्मन घुसपैठिए उन तक को कवर फायर दिया जाने लग गया। मतलब दीन के नाम पर, राजनीति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर देश को दांव पर लगा देंगे क्या? मंदी साहब क्या कह रहे हैं? आतंकियों, आरोपियों, बुलडोजर जिनके घर पर चल रहा है, सबके लिए वो काम कर रहे हैं, उनको निकलवा रहे हैं। और किसी को कुत्ते ने नहीं काटा है कि वो इस देश में आकर रह रहा है। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी को लेकर कह रहे हैं वो। मोदी साहब को नहीं पता है कि इस देश में कितने घुसपैठिए बांग्लादेशी, पाकिस्तानी अवैध तरीके से रह रहे हैं। तो ये कवर फायर फिर क्यों? डॉक्टर समीर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, मोहम्मद फैज खान राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से हमारे साथ हैं, सुजाता पांडे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, अखिलेश कटियार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, जाकिया खान राजनीतिक विश्लेषक हैं, और मदनी साहब जो कह रहे हैं या उनकी जो विचारधारा है या उनकी जो सोच है उसको डिफेंड करने के लिए बैठी हुई, उसका साथ देने के लिए बैठी हुई। फाजिल अहमद राजनीतिक विश्लेषक हैं, असदुद्दीन ओवैसी गौ रक्षकों को राक्षस कहकर संबोधित कर रहे हैं। फाजिल अहमद उस विचारधारा को सपोर्ट करने के लिए या जायज ठहराने के लिए या सही बताने के लिए आज बैठे हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मोहम्मद फैज खान साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मतलब जिसको कुत्ते ने काट लिया है वही इस देश में आकर रहेगा। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी क्या सारे मुसलमानों को कहा जा रहा है? अगर कोई बांग्लादेशी है अवैध तरीके से भारत में रह रहा है, पाकिस्तानी है अवैध तरीके से रह रहा है भारत में, तो उसको क्या कहेंगे? क्या दीन के लिए, मजहब के लिए देश को दांव पर लगा देंगे फैज खान साहब? देखिए विद्या भैया, इन्होंने इतनी गंदी और गलीज बात कही है, और आपने भी कहा कि कोई पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि इन्होंने बात कही है उसको डिफेंड करने, यानी आप आतंकियों के स्लीपर सेल को डिफेंड करने बैठे हैं, घुसपैठियों को डिफेंड करने बैठे हैं। भाई क्यों बैठे हैं? मैं तो केवल ये अरशद मदनी, महमूद मदनी के लिए केवल इतना कहना चाहूंगा, बुझते हुए चंद बासी चरागों तुम्हारे ये काले इरादों की दुनिया। भाई तुम जिस देश में रहते हो वहां पे गद्दारी करते हो तो तुमको वहां से वहां की लोकल जनता भगाती है। जैसे कि ये जाकिर नायक जो है यहाँ पर आतंकवाद फैला रहा था, धर्म परिवर्तन का धंधा करके बैठा था, तो उसको जूते मार के भगाया गया मलेशिया। उसी तरीके से रोहिंग्या बर्मा में रहकर वहां की संस्कृति का अपमान कर रहे थे, गोहत्या कर रहे थे, गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं को भग्न कर रहे थे, तो वहां के लोकल लोगों ने उन्हें भगाया तो वो यहां पर आए। पागल कुत्ता उनको काटा था कि उन्होंने वहां की स्थानीय संस्कृति का अपमान किया। यहां भी कुछ लोगों को पागल कुत्ता काटता है जो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम देख लेंगे। हाँ मैं खाता हूं बीफ, राम जी की माता कहां कहां गई थी मुझे सब पता है। तो आप भी राम जी का, कृष्ण जी का, भारतीय संस्कृति का अपमान करते हैं। यहां तक कह देते हैं कि वंदे मातरम कहने वाले कायर कौम के लोग होते हैं, यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी से लेकर भगत सिंह और हमारे सारे क्रांतिकारी जिन लोगों ने वंदे मातरम का गीत गाया वो सब कायर कौम के लोग हैं, और इनको हमको झेलना भी पड़ेगा। सीधी सीधी बात है कि आतंकवादियों को बचाने के लिए, घुसपैठियों को बचाने के लिए ये लोग हरकत कर रहे हैं। भारत और भारतीयता से मोहब्बत नहीं करेंगे, फिलिस्तीन की जय बोलेंगे। मैं आपको बताऊं, अब गल्फ में सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर में एक भी ये लोग कट्टरपंथी को एंट्री नहीं देते हैं। वहां पर जाकर कोई फिलिस्तीन जिंदाबाद और गाजा जिंदाबाद के पक्ष में रैली भी नहीं कर सकता, न फिलिस्तीन गाजा वालों को वो लोग शरण देते हैं। एक भी रोहिंग्या बांग्लादेशी यूएई, दुबई में नहीं जा सकता, सऊदी अरब में नहीं जा सकता, और इन सब लोगों को बैन लगा कर रखा है। क्यों पता है?
क्योंकि मैं अपने रिश्तेदारों को जानता हूं, दोस्तों को जानता हूं, वो कितना ऊंचे जा सकता है और कितना नीचे गिर सकता है। तो दुबई वाला भी जानता है, अरब वाला भी जानता है कितना नीचे गिर सकते हैं। फैज खान जी, मदनी साहब क्या कर रहे हैं? इतने नीचे गिर गए इसलिए घुसने नहीं देते हैं उनको। मदनी साहब क्या कर रहे हैं? अरे साहब वहाब नहीं बोलो भैया। थैंकलेस पर्सन टू द गॉड, टुवर्ड अल्लाह, अल्लाह के प्रति नाशुक्रा आदमी मदनी उसका नाम है। मदनी नहीं कहूंगा, मेरे नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लकब है मक्की और मदनी। वो आमदनी है, अपनी छोटी सी आमदनी के लिए आतंकियों का और बांग्लादेशियों का स्लीपर सेल बना हुआ है। जिस देश में खा रहे हैं, जिस देश में पी रहे हैं, जिस देश में इज्जत पा रहे हैं, उसी की थाली में छेद कर रहे हैं। और इस विचार, ये ओवैसी की विचारधारा भी मैं कहना चाहूंगा साहब, ये वो आ रहा हूं ओवैसी जी पर आऊंगा। एक सेकंड रुक जाइए फैज खान साहब, आ रहा हूं, एक सेकंड रुकिए। फैज खान मोहम्मद फैज खान साहब रुक जाइए, मैं आ रहा हूं, ओवैसी साहब पर भी आ रहा हूं। लेकिन पहले मदनी साहब ने जो कहा है, जो करना चाहते हैं, जो बताना और दिखाना चाहते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। जाकिया खान, आपको लग रहा है कि मदनी साहब मुसलमानों के पक्षधर हैं, या फिर आपको लग रहा है कि मदनी साहब जो कह रहे हैं उससे कवर फायर मिल रहा है बांग्लादेशी घुसपैठियों को, पाकिस्तानियों को? क्योंकि कोई नहीं कहता कि इस देश के सारे मुसलमान जो हैं रहने वाले वो बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी है, जो बांग्लादेशी है, जो घुसपैठिया, उसको घुसपैठिया नहीं कहेंगे क्या? जो आतंकी उसको आतंकी नहीं कहेंगे क्या? बिल्कुल कहेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगी कि आपने कोट देते हुए मेरे नाम के साथ ये जोड़ा कि मैं यहाँ पे डिफेंड उसको किया जाता है जो कहीं पे गलत साबित हो। पहले आप समझिए कि मदनी साहब ने बोला कि जो यहाँ पे मुसलमानों के घर हैं उनको तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, उन पे मॉब लिंचिंग करके उन्हें मारा जा रहा है, तो इसमें क्या गलत है? आप अपने चैनल से क्या न्यूज नहीं दिखाए हैं इस बारे में? क्या आप इससे अलग रहे हैं? इन लोगों को बुलाते हो यार, मेरा खून खौलता है। मुझे ये बात कहने के लिए क्यों पड़ रहा है? दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में हो गए। नहीं। इंडोनेशिया को भी पीछे छोड़ दिए, सऊदी अरब से ज्यादा मस्जिदें भारत में हो गई, यूएई से ज्यादा मुसलमान, पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमेशा से ज्यादा रहा है। पॉपुलेशन आज ज्यादा नहीं हुआ है कि आप ये बोल रहे हैं कि मारने पे भी इतना पॉपुलेशन है। मारने का चीज आपको डिफेंड नहीं करना चाहिए। बहुत ही अफसोसनाक बात है कि आप यहाँ पे इस बात को रख रहे हैं कि मारने के बाद भी पॉपुलेशन है। मतलब आपका कहना है कि और मारना चाहिए कि पॉपुलेशन कम हो। तो कहाँ से पैसा लेते हो? क्या आप बयान दे रहे हैं? डूब मरो, भागो। नहीं, आपको शर्म आना चाहिए कि आप नेशनल चैनल पे सीधे सीधे ये बात कर रहे हैं कि जो भी पॉपुलेशन अभी है, जो अभी भी ज्यादा है, मॉब लिंचिंग करने के बावजूद आप ये कहना चाहते हैं कि और मॉब लिंचिंग होनी चाहिए थी? मदनी का कत्ल हो गया, मजे से ऐसी कारों में घूम रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, चंदा चकारी कर रहे हैं, खूब अय्याशी से रह रहे हैं, और मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, कत्ल कर रहे हैं। वो हामिद अंसारी अलग रहा, पर वो ए.आर. रहमान ऑस्कर अवार्ड पाकर कह रहे भैया मेरे को काम नहीं मिल रहा है। कि हम जो रह रहे हैं उसका हिसाब देने के बावजूद आपको तकलीफ इस बात की है कि हम लोग अच्छे से क्यों रह रहे हैं? क्वालिटी पे काम करो। नहीं जाकिया, एक सेकंड मैं मुसलमान हूँ। ए.आर. रहमान की क्वालिटी के मुकाबले में किसी को खड़ा कर दीजिए ना। आप क्वालिटी जाकिया, दिक्कत इस बात से नहीं है कि इस देश का कोई, आप उसको ए.आर. रहमान की वजह से जाकिया, अरे मैं अच्छे से रह रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है, मुसलमान है, बहुत मजे से रह रहा हूँ भारत में, और आप भी मजे से रह रहे हो। फिर क्यों अल्लाह का नाशुक्र कर रहे हो कि कत्ल किया जा रहा है? थैंकलेस पर्सन। बिल्कुल आप रह रहे हैं, आप चापलूसी कर रहे हैं, आप रह रहे हैं बहुत अच्छे से, हम भी बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन हम अपनी सच्चाई को लेके रह रहे हैं। मुझे ये शिकायत नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसकी बात कर रही हूँ जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है। क्या आप नहीं जान रहे कि मॉब लिंचिंग हो रही है? आप किसका बात कर रहे हैं? आप नहीं जान रहे कि मॉब लिंचिंग हुई है? आप उस बच्चे को नहीं जान रहे जिसे ट्रेन में मार दिया गया? आप उस बच्चे को नहीं जान रहे जिसको अभी गाड़ी से चीप दिया गया? आप उस बच्चे को नहीं जान रहे हैं? मुर्शिदाबाद में 500 परिवारों को खत्म कर दिया, उसमें कुछ बोली? क्यों भारत से नाखुश होंगे? भारत मेरी है, हमने भारत के साथ अपना इंसाफ किया, भारत मेरे साथ इंसाफ की। आपकी नाखुशी कहने से नहीं होगा। पाकिस्तान बना लिया आप लोगों ने, कत्लेआम करके बांग्लादेश बना लिया, उसमें कुछ बोलते हो? दीपू दास को जिंदा जला दिया गया, उसमें कुछ बोलते हो? जो गलत है वो गलत है, कुछ नहीं जो बोलते हो सही आप है लोग। वो सही है। कितने हिंदू लड़कों को मॉब लिंचिंग कर दी गई, मैं यहाँ पे डिफेंड नहीं करने बैठी हूँ, मैं यहाँ पे ये बात करने बैठी हूँ कि क्या गलत है और क्या सही है। आप ये नहीं बोल सकते
फैज कि खान मैं साहब किसी एक सेकंड को रुक defend जाइए, कर एक रही हूँ। सेकंड, मैं एक उस सेकंड। आइडियोलॉजी की बात कर रही हूँ। जाकिया मैं उस काम की बात कर रही हूँ जो जाकिया, गलत है। अरे गलत एक सेकंड रुक जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए, दोनों शांत हो मेरे जाइए। हिंदुस्तान के खिलाफ जाकिया सवाल ये है, जैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौत से रह रहे हैं, कत्ल हो रहा है मुसलमानों ठीक। का। अरे मुनाफिक हो तुम तो। एक सेकंड रुक जाइए फाजिल अहमद, रुकिए। इनको क्यों चुल्ली लग रही है कि मैं क्या अरे रह एक रही हूँ? महिला के साथ इस तरह का भद्र व्यवहार हो रहा है, आप चुप चाप तमाशा सुन रहे हैं, बैठ करके विद्या जी। मेरा हक है। फाजिल अहमद, आप दलाल कर रहे थे, आप पाकिस्तान और बांग्लादेश की दलाली करते हैं क्या, कि उनको डिफेंड करने के लिए बैठ गए हैं? घुसपैठियों की दलाली करते हैं आप? सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए, सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। डॉक्टर समीर सिंह, डॉक्टर समीर सिंह जी, क्या बुलडोजर एक्शन, मुसलमानों को परेशान करना, उत्तर प्रदेश में अगर कोई हिंदुस्तानी मुस्लिम भी है तो भी उसको पाकिस्तानी और बांग्लादेशी करना, ये आपकी सरकार की वजह से, आपकी सरकार के आने के बाद से शुरू हो गया है? नहीं, और ऐसा विद्यानाथ जी, हो देखिए, रहा दो बातें है हैं। तो आपकी सरकार क्या कर रही है? नहीं, देखिए, दो बातें हैं इसमें। एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में है, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं उनको मेरा ये सुझाव है कि पहले एक बार उनको बीजेपी के निर्णयों के बारे में समझना चाहिए। 3 तलाक पर प्रतिबंध किसने लगाया? माननीय मोदी जी ने। 3 तलाक से लाभ किसको हुआ? मुस्लिम बहनों को लाभ हुआ। मदरसों का आधुनिकीकरण किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा रहित उत्तर प्रदेश बनाया, तो दंगे से लाभ किसको हुआ? दोनों समाज को लाभ हुआ। मैं विद्यानाथ जी उदाहरण देता हूं, लखनऊ से फैजान भी बैठे हैं, बहुत सारे लोग लखनऊ को जानते, फाजिल भी बैठे, बहुत सारे लोग लखनऊ जानते हैं। यहाँ हिंदू मुसलमान के दंगे नहीं होते थे, यहाँ शिया सुन्नी के दंगे होते थे, शिया सुन्नी के दंगे। उन दंगों को भी रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जो हमारा नारा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बुलडोजर लोगों के घरों को आग लगाना, और नहीं, जो देश के मुस्लिम हैं उनको भी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कहना, क्या अगर मदनी ये कह रहे हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मदनी और इसमें वो क्या देख रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है उनका? देखिए विद्यानाथ जी, मदनी शरीयत का कानून चाहते हैं, मदनी भारत का संविधान नहीं चाहते हैं। ये मदनी ये बताएं कि किस व्यक्ति पर बुलडोजर चला गैर कानूनी। अगर अवैध जमीनों पर कब्जा है, सरकारी जमीनों पर कब्जा है, कोई कंप्लेन कर रहा है, सरकारी जमीनों का दुरुपयोग हुआ है, शिकायतें आती हैं, तो प्रशासन उस पर काम करता है। कहीं की भी घटना ले लीजिए, संभल की घटना में न्यायालय ने क्या कहा? संभल की घटना में न्यायालय गए थे ये लोग, न्यायालय ने ये कहा कि जो अवैध जमीन है वो खाली होगी। मस्जिदों की बाउंड्री किसने तोड़ी? अवैध कब्जे किसने तोड़े? इन लोगों ने स्वयं तोड़े। जहां जहां टूटा है सब अवैध कब्जे टूटे। छांगुर की गिरफ्तारी हुई, छांगुर ने अवैध कब्जे किए थे, आज अवैध कब्जे टूटे, आज वो जेल के अंदर है। मदनी कानून का राज नहीं चाहते, मदनी संविधान का राज नहीं चाहते, मदनी शरीयत का राज चाहते हैं, और शरीयत कानून के राज में महिलाओं का शोषण करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश को आग के लपेटे में ले जाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की अमन और चैन को बर्बाद करना चाहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते संभव नहीं है। माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री रहते मदनी का एजेंडा उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होगा। डॉक्टर साहब, ओके। अखिलेश जी, क्या देश के मुस्लिम समुदाय के लोगों को पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कहकर संबोधित किया जा रहा है? मदनी अगर ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, तो क्या वो उन लोगों को डिफेंड कर रहे हैं जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से गलत तरीके से, अवैध तरीके से यहां आकर रह रहे, या देश के मुसलमानों को उनके साथ मिलाकर क्या अपमान देश के मुसलमानों का नहीं कर रहे हैं मदनी? देखो जहां साहब, कोई भी किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश से अगर गलत तरीके से कोई भी व्यक्ति हमारे देश में घुसना चाहता है या घुसता है, हम उसका विरोध करते हैं। और हम चाहते हैं कि भारत सरकार इसको जिम्मेदारी से अपनी सीमाओं को सुरक्षित करे। इस तरीके का घुसपैठ किसी भी देश में ठीक नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जो बात कर रहे हैं कि मदनी साहब शरीयत का कानून चाहते हैं, तो कोई इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है।
कोई इस्लाम खतरे में कहता है तो कोई हिंदुत्व खतरे में कहता है। ये उसको हवा पानी देते हैं, वो इसे हवा पानी देते हैं, और इसी हवा पानी के बीच में गरीब आदमी की हाल बेहाल हुआ जा रहा है, उसको किसी की चिंता नहीं। आज देश के गद्दारों की बात करें, सीमाओं की सुरक्षा की आपने कहा कि देश और सीमाएं सुरक्षित है, कौन देश के खिलाफ है? तो जो संसद में जनरल साहब नरवाणे जी के किताब को लेके जो चर्चा हो रही थी, वो भी देश की सीमाओं पे ही हो रही। कौन सी किताब? उस पे संसद बात करने को तैयार नहीं। आप कम से कम ऐसे बेरोजगारी पे देश में कोई बात करने को तैयार नहीं। मत बोलिए कम से कम। राहुल गांधी जो कहकर, सुन लीजिए मेरी बात, यही तो चिंताजनक विषय है। किताब छपी नहीं, आपने किताब को मार्केट में ला दिया। जहां साहब मैं 2 मिनट बोल रहा हूं, इससे सुना नहीं जाता। आप बोलने तो दे मुझे 2 मिनट। आप बाद में काउंटर करें समीर जी, मैं आप लेकिन बीच में मत बोलिए प्लीज, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा बोलना यार। जहां साहब इनको मना करें, चुप करेंगे। लेकिन आप जब आपका टाइम आए तब बोले ना। एक सेकंड समीर जी रुक जाइए। लेकिन अखिलेश भाई कहां मना करता हूं आपसे? समीर जी एक सेकंड रुक जाइए। अखिलेश भाई मैं एक बात कहूंगा आपसे, एक सेकंड साहब, मुझे एक बात आपसे कहना चाहता हूं अखिलेश जी, कि जिस चीज की अनुमति संसद में नहीं दी जा सकी और नहीं दी जा सकती है, क्योंकि जिस किताब का वो जिक्र कर रहे थे वो किताब छपी ही नहीं, पब्लिश ही नहीं हुई, और नरवणे जी का उस पर कोई टेक नहीं है, कोई उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया, कुछ नहीं कह रहे हैं वो, कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो ऐसा जिक्र वो कर रहे हैं अपने नोट में कि नहीं कर रहे हैं, तो उसको मत लाइए अखिलेश जी। आज के मुद्दे पर रहिए। असदुद्दीन ओवैसी एक तरफ है जो आप लोगों को ललकार रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि मैं ये कह रहा हूं कि अरशद मदनी कहते हैं कि आतंकियों को, आरोपियों को और जिनको परेशान किया जा रहा है, बुलडोजर चला, उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ऐसे लोगों को क्यों बचा रहे हैं जो आरोपी हैं, जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिन पर आरोप लग रहा है कि वो साजिशें रच रहे हैं? मैं किसी की बात नहीं करूं, मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा। मैं इस देश के मुद्दों पे भी बात नहीं करूंगा, जनरल साहब पे भी बात नहीं करूंगा। लेकिन आप एक बात तो मानते हैं ना जहाँ साहब, आप हिंदू की बात करते रहो, हम मुसलमान की बात करते रहे, देश की बात कौन करेगा भाई? आप इनके साथ खड़े हो जाएं, हम उनके खिलाफ खड़े हो जाएं, लेकिन किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगारी के मुद्दे पे देश में हाहाकार है, आप इधर की बात करें, आप उधर की बात करें। ओवैसी साहब है, उनके लिए इस्लाम खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी उनके लिए हिंदुत्व खतरे में है। अरे देश को जब से देश बना आज तक आपने 2 ध्रुवी पे खड़ा करके इस देश के नौजवान का, किसान का, मजदूर का, पिछड़ों का, यहां SIR चल रहा है, सेवापुरी का मामला आ रहा है, 300 वोट काटे जा रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं है। आज देश के गंभीर मुद्दों पे हम बात नहीं करते हैं, जिससे अमेरिका में हाहाकार मचा है, उसमें भारत के भी कुछ लोग शामिल हैं, हम उस पर भी बात नहीं करते, हम नैतिकता की बात नहीं करते, हम चरित्र की बात नहीं करते। हम हिंदू मुसलमान से कब बाहर निकलेंगे? तो मेरा तो झा साहब सिर्फ यही कहना है कि इस देश के मुद्दों पे चरित्र निर्माण की बात करें, आज देश की सीमाओं की बात करें, इस देश के जनता के मुद्दों पे भी खड़े होकर बात करें, उन मुद्दों पे भी तो कोई बात कर ले। ठीक है, कुछ जवाब देना चाहते हैं समीर जी, अब बोल लीजिए। उसके बाद सुजाता पांडे भी बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का जवाब देना चाहता हूं। मुद्दों की बात होनी चाहिए। 12 से 17 आप सरकार में थे 5 साल। मुजफ्फरनगर का दंगा किसकी सरकार में हुआ, कौन मरा था? अयोध्या के आतंकवादियों का मुकदमा कौन वापस लिया था? किसानों के शुगर मिल कौन बेच रहा था? गन्ना मूल्य भुगतान कौन नहीं कर रहा था? किसानों पर लाठी कौन चला रहा था? आलू किन किसानों के सड़ रहे थे? जहां कन्नौज से आते हैं अखिलेश जी, वहीं आलू सड़ रहा था। पिछले 8 सालों में माननीय योगी जी की सरकार के बाद हमने गन्ना मूल्य भुगतान किया, हमने शुगर मिल को चलाया, हमने आलू के लिए बिजली दी, हमने कोल्ड स्टोरेज बढ़ाया। आज किसान खुशहाल है, आज नौजवानों को रोजगार मिल रहा, 9.5 लाख सरकारी नौकरी और 2 करोड़ रोजगार। समीर जी, मुजफ्फरनगर का दंगा इनके चेहरे का दाग है समाजवादी पार्टी। लेकिन इस सवाल का तो जवाब दीजिए कि भाई एक समुदाय विशेष के लोगों के पैर में गोली मार दी जा रही है, उनके घर जला दिए जा रहे हैं, उनको आतंकी बना दिया जा रहा है, उनके खिलाफ सिर्फ एक्शन इसलिए लिया जाता है क्योंकि एक समुदाय विशेष से वो आते हैं। यही बात ओवैसी और मदनी दोनों कह रहे हैं। नहीं, किसी के पैर में नहीं मारी जाती है। जो अपराधी होते हैं, जब पुलिस कार्रवाई करने जाती है, अगर अपराधी गोली चलाता है तो पुलिस उसके ऊपर फूल नहीं बरसाएगा, ना हाथ पर हाथ रख के बैठेगा। अब पुलिस गोली चलाती है, अपराधी के पैर में लगती है,
तो अपराधी घायल हो जाता है, अपराधी को गिरफ्तार करके जेल के शिक्षा में भेजते हैं। सुजाता पांडे जी, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सभी जातियों के, लेकिन नजरिया खराब है। ये खाली मुस्लिम लोगों को ही परस्त होने के नाते मुस्लिम अपराधी खाली इनको दिखते हैं, हिंदू अपराधी नहीं दिखते हैं। ठीक है, गोली तो नजरिया सबके पैर में लग रही है, पुलिस की कार्रवाई में गोली सबको लग रही है। ये जो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है ये बंद होना चाहिए। अपराधी अपराधी है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, जो भी अपराध करेगा उसके साथ सख्त। डॉक्टर समीर सिंह कह रहे हैं, बीजेपी योगी जी कहते हैं कि अपराधी अपराधी होता है, लेकिन एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोग देख देख कर टारगेट करते हैं, किसी के पैर में गोली मार देते हैं, किसी घर में बुलडोजर चला देते हैं और किसी को पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कह देते हैं। तो चश्मा किसका गलत है सुजाता पांडे? कौन किस चश्मे से देख रहा है और क्यों देख रहा है? भाई देश तो सबका है, चाहे इधर वाले हैं चाहे उधर वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे इस पैनल में ही 2 मुसलमान बैठे हैं, मोहम्मद फैज भी बैठे हैं और 3 बैठे, दूसरी बेगम भी बैठी, जाकिया खान बैठी हुई है। यहाँ पे एक कौन डिसाइड करेगा कि कौन ज्यादा मुसलमान है? उनको मुसलमान नहीं मान रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं सिर्फ 2 लोगों का उदाहरण ले, बाकी भी है यहाँ। कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा मुसलमान, कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा मुसलमान जिसको बांग्लादेशी कहा गया? मुझे तो ये लगता है कि इस पैनल पे किसी को भी बांग्लादेशी कहा गया है। और जहां तक बात है मदनी साहब की ना, तो आप उनका एक इतिहास है, इतिहास को देखिए और समझिए कि वो उस जो कहते हैं वो क्यों कहते हैं। वो एक वोट बैंक की राजनीति, जिसका पॉलिटिक्स धार्मिक राजनीति करते हैं, लेकिन उसका वोट बैंक से काफी करीब का रिश्ता रहा हुआ है। यहाँ पे ये बेगम बैठी थी और ये उनको डिफेंड करी थी जाकिया खान से। मैं पूछना चाहती हूँ जाकिया खान कि एक औरत होते हुए, एक महिला होते हुए, आप क्या जानती है कि उन्होंने जो साहबानों के केस में जो उसको मिनिमम भत्ता दी थी उनके खिलाफ गए थे। वो ट्रिपल तलाक का भी विरोध करते हैं, कहते हैं नहीं इसको नहीं हटाना जाना चाहिए, ये जो है ये मजहब में साथ रहना चाहिए, इसमें दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि महिला के नाते आपको शर्म आनी चाहिए। दूसरा, जो मदनी साहब है वो तो आतंकी मुख्तार का भी पक्ष ले रहे थे। वो कह रहे थे ये इस पे जो कार्रवाई की जा रही है वो गलत की जा रही है। वो तो यह भी कह रहे थे कि सिंधु जल समझौते में पाकिस्तान का पानी रोकना भी गलत बात है। तो ये मदनी जो कहते हैं उसको आप सियासी तरीके से समझिए, धार्मिक से लहजे समझिए तो समझ, तो इधर की बात होगी कुछ होती। देखिए 140 सीटें ऐसी है उत्तर प्रदेश में जहां पे मुसलमानों का समर्थन बहुत मायने रखता है। ठीक है, 2022 में 90% जो है वो सपा और कांग्रेस के साथ में गया है। अब उसके बाद क्योंकि एआईएम की एंट्री अगर होती है तो ये वोट बैंक बिखरेगा, और इसमें अगर 15 से 20% भी एआईएम खींचने में कामयाब हो जाती है, सारी लड़ाई उसकी चल रही है। सारी लड़ाई सुजाता पांडे जी उसी की चल रही है। जाकिया खान बोलिए, उसके बाद फाजिल अहमद। नहीं, आप मुझे खत्म तो करने दीजिए, मैंने एंड भी नहीं किया, मैं सबसे लास्ट। अच्छा बोलिए, कंप्लीट कीजिए प्लीज। तो मैं ये कहती हूँ जो भी आपको दिख रहा है ना, ये पहचान बनाम सुरक्षा की जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में, उसके तहत ही आपको दिख रहा है। तो अभी आपको और बयान आएंगे। यहाँ पे जहां तक एआईएम की बात है, वो पार्लियामेंट में वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे नहीं लगा सकते, लेकिन जय फिलिस्तीन कह सकते हैं। और गाय जिसको हमारे यहाँ पूजा जाता है, जिससे हमारी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उसको वो कहते हैं कि गोरक्षक जो है वो राक्षस है। किस तरह के राक्षस? तो फिर असवुद्दीन ओवैसी क्या है जो पार्लियामेंट में जहां जिसका खाते हैं, जो इस देश की जनता का टैक्स है, वो सारे ऐशो आराम और नेता बने हेलीकॉप्टर की राइड करते हैं, उस पार्लियामेंट में खड़े होकर वो फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं। तो वो क्या हुए? वो जो भारत माता की जय कहने से पहले अपने शरीयत के कानून को ऊपर रखता है, तो असवुद्दीन ओवैसी क्या हुए? मदनी क्या हुए? ये सवाल उठना चाहिए। और हमको ये समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में है, लेकिन उसकी कवायद यहीं से शुरू हो गई है और इन दोनों नेताओं के बयान भी उसी से जुड़े हुए हैं। ठीक है पांडे जी, अब रुक जाइए, थोड़ा सा बड़ा लंबा हो गया। जाकिया खान पहले बोलिए, उसके बाद फाजिल अहमद। मैं जवाब देना चाहूंगी। बिल्कुल, झा जी जैसे कि सुनेजा जी ने कहा कि मैं औरतों का पक्ष नहीं ले रही हूं, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस्लाम में कहीं पे भी ट्रिपल तलाक का प्रोविजन नहीं था, उस चीज को हवा दी गई। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे हमें बात करनी चाहिए कि जो हमारी नॉन मुस्लिम बच्चियां हैं जो विदाउट डिवोर्स के। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप चुपचाप से सुन लीजिए।
जो महिलाएं आज भी विदाउट डाइवोर्स रह रही हैं, जिनको ना भत्ता मिलता है ना ही वो आगे शादी कर सकती है, आप उसके लिए प्रोविजन क्यों नहीं करते? हम तो यहाँ पे अपनी उन महिलाओं के लिए भी बात करना चाहते हैं जिनको ये फैसिलिटी नहीं मिली है। कम से कम मुसलमानों में वो तलाक लेके अपने को अलग करके नेक्स्ट मैरिज सुजाता जी एक एक करके, सुजाता जी एक एक करके, सुजाता जी नहीं ये गलत है। सुजाता जी एक सेकंड, जाकिया खान दोनों का ऑडियो डाउन कर दो, दोनों का ऑडियो डाउन कर दो। ये चीख चिल्ला नहीं। सुजाता जी और जाकिया खान, आपकी आवाज ऑन नहीं जा रही है, रुक जाइए दोनों लोग रुक जाइए। सुजाता जी वो बोल रही हैं, वो कंप्लीट कर लेती हैं, आप उनको जवाब देना चाहती हैं, आप बोलिएगा, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। हाँ जाकिया खान आप बोलिए, आपका ऑडियो ऑन एयर जाएगा। जी मैं कह रही हूं कि मैं सिर्फ मुसलमान बच्चियों के बारे में क्यों बात करूं, मैं उस बच्चियों के बारे में क्यों नहीं बात कर रही जिन्हें डिवोर्स दिए बिना छोड़ दिया जाता है ता जिंदगी, ना उनको भत्ता मिलता है ना उनको डिवोर्स मिलता है ताकि वो अपनी नेक्स्ट लाइफ कर सके। कितने सारे ऐसे केस मेरे सामने आए, मैं कुछ सोशल एक्टिविस्ट हूं, ग्राउंड लेवल पे हम लोग काम करते हैं, कितने सारे ऐसे मेरे सामने केस है जिसमें नॉन मुस्लिम बच्ची को तलाक नहीं दिया गया 5 साल 6 साल से। जमीयत उलेमा हिंद कहां है फिर? वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग क्यों नहीं मदद करते हैं? लिविंग में चली गई तो क्यों नहीं मदद कर रहे हैं? जमीयत उलेमा हिंद क्यों नहीं मदद करता है ऐसी महिलाओं, ऐसी जो कि अगर बात होती है, मैं देखिए यहाँ पे सिर्फ वो चीज के बारे में बात, अब मैंने सवाल पूछ दिया तो आप उस चीज पर बात करेंगी जिस पर मैं बात नहीं कर रहा। चाहे ओवैसी का बात हो, ओवैसी की बात में नहीं 30 सेकंड मुझे जरूर दीजिए। नहीं, मैं आपने स्टार्ट किया कि माइनॉरिटी के बुलडोजर एक्शन पे, सुनिए आपने स्टार्ट किया बुलडोजर एक्शन पे, मैंने कहा कि नहीं मैं इसका सपोर्ट करती हूँ कि बुलडोजर एक्शन को जब तक पूरी तरह से कोर्ट से ऑर्डर नहीं आ जाए, सारा चीज नहीं आ जाए। आज तो मैं एक बात पूछ रहा हूं, कंप्लेन के ऊपर इस देश में अगर घुसपैठिए हैं, इस देश में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं, तो उन घुसपैठियों को आप घुसपैठिया नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और अगर बाकी देश के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको आप उनके साथ जोड़ देंगे तो आप देश के मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, कि देश के साथ अन्याय कर रहे हैं, घुसपैठियों को भी हिंदुस्तानी बता दे रहे हैं। बिल्कुल मैं जाकिया खान से पूछना चाहती हूँ कि सायरा बानू नहीं, बिल्कुल अन्याय है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आने ही क्यों दिया गया? आने ही क्यों दिया गया? कैसे आ गए? जब बॉर्डर पे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्शन होना चाहिए था, जब बॉर्डर को कंप्लीट प्रोविजन में रखना चाहिए था, वहां पर से आने ही कैसे दिया गया? ये बात एक साबित होनी चाहिए ना कि आने का प्रोविजन कैसे मिला, कैसे वो इतना दिन से आ गए, कैसे वो सेंट्रलाइज आईडीज बना लिए, कैसे ये सारी चीज होती रही, किस तरीके से होते रही। अब फिर ये सुनीता जी बोल रही हैं क्योंकि इनको बोले बिना चैन नहीं है, क्योंकि ये पक्ष नहीं सुनना चाहती हैं, ये यहाँ पे वार्तालाप नहीं सुनना है, इनको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए कोई वर्ड नहीं है, इसलिए ये इस तरह की बातें रखनी है। यहाँ पे बात की गई कि भारत माता की जय क्यों नहीं बोली जाती है? देखिए भारत की जय मैं बोल सकती हूँ, भारत माता की जय नहीं बोल सकती, फिलिस्तीन की जय बोल सकती हूँ। फिलिस्तीन माता अगर लग जाएगी तो मैं जय नहीं बोलूंगी, क्योंकि माता एक फिजिकल अपियरेंस हो गया। किसी माता का, हम अपनी माता का जय नहीं बोलते हैं, अपनी माता का हम जय नहीं बोलते हैं जो कि हमें पैदा की है। वो माता प्रिय हो सकती है, रिस्पेक्टफुल हो सकती है, पूजनीय नहीं हो सकती। इस्लाम मत कीजिए झगड़ा, मत कीजिए, ये झगड़े से कुछ नहीं हासिल होता, ये झगड़े से कुछ हासिल नहीं होगा। तू मैं वाला झगड़ा नहीं चाहिए, रुक जाइए। फाजिल अहमद के पास चलिए, बाकी रुक जाइए। ऐसे एक सेकंड, मैं ऐसे नहीं चाहता हूं कि डिबेट हो। सुजाता जी प्लीज नहीं, सुजाता जी एक दूसरे के ऊपर बोलकर डिबेट आप लोग करना चाह रही हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है मेरे दर्शक क्या समझेंगे। सुजाता पांडे जी आपके कुछ पॉइंट्स हैं, आप रखिए, फाजिल अहमद उसके बाद जवाब दीजिएगा। सुजाता जी यहाँ पे जाकिया खान ने बोला कि वो ट्रिपल तलाक के सारे केसेस जो थे ना वो ऐसे प्रोपेगेंडा थे। आपको बताती हूँ इशरत जहां, ये पश्चिम बंगाल की हावड़ा की रहने वाली है, इनके पति ने दुबई से फोन पर ही 3 तलाक कह के इनको सड़क पे छोड़ दिया था। गुलशन परवीन ये उत्तर प्रदेश के रामपुर की रहने वाली थी, इन्हें 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे तलाकनामा भेजा गया था और उसके बाद उसका कोई भत्ता, कोई मेंटेनेंस नहीं दिया गया था। आफरीन रहमान जयपुर की रहने वाली थी, आफरीन के पति ने स्पीड पोस्ट के जरिए तलाक कह के उनको छोड़ दिया था। आरतिया सवारी थी जो सहारनपुर की रहने वाली थी, कागज लेकिन सुजाता जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं, सुजाता जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं, सबका समर्थन मदनी का आप सही कह रही हैं, सुजाता पांडे जी आप सही कह रही हैं, लेकिन जाकिया खान जो कह रही हैं उनके हिसाब से अगर ट्रिपल तलाक था ही नहीं तो उस पर आप लोग बुराई क्यों मान रहे हैं और लड़ ही क्यों रहे थे, अदालत में केस ही क्यों चला? तो इसका मतलब जाकिया खान को पता है कि क्या चल रहा था, लेकिन उनको डिफेंड करना है,
और उनको डिफेंड करना है, उनको मजहब के नाम पर, मदनी जी के नाम पर यहां बैठकर कुछ बोलना है, वो बोल रहे हैं। मौका मिलना चाहिए। एक सेकंड, फाजिल अहमद के पास नहीं गए हूं, बहुत देर से वो बोलना भी चाह रहे हैं, उंगली भी उठा रहे हैं। फाजिल अहमद भाई, इस देश का जो गौरक्षक है, क्या वो राक्षस है? देखिए, हम तो शुरुआत करना चाहते हैं। आजकल एक शेर बहुत फेमस हो गया है कि थोड़ा सा चारा देखकर बस्ती की बकरियां गजलें सुना रही हैं कसाई की शान में। समझ रहे हैं आप? फैज खान इसको बहुत अच्छे से सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं वो। अब सुजाता पांडे ने सब कुछ कहा, लेकिन कोडिन कफ सिरप पर एक बार भी नहीं कहा। और एक कानपुर में एक दलित परिवार को जिंदा जला दिया गया, कानपुर के अंदर झोपड़ी में आज बुलडोजर भी लगाया गया और जिंदा डिबेट के लिए बुलाया है क्या मैंने फाजिल अहमद जी? सुन लीजिए, फाजिल अहमद जी, आपको कोडिन सिरप के डिबेट के लिए बुलाया है। जिस दिन कोडिन सिरप का डिबेट कर रहा था उस दिन शायद आप आए भी होंगे, और आप नहीं आए होंगे तो कोडिन सिरप पर बात करने वाले पहले होंगे। आज मुद्दे पर रहिए। बच्चा मर गया कोडिन कफ सिरप पी के। कोडिन कफ सिरप पी के आज 4 साल का बच्चा मर गया। आपको तो उससे कोई इंटरेस्ट है नहीं, कोई मर जाए उसमें आपको कोई दिक्कत है नहीं। नरवड़े ने कहा आपको इस बात में इंटरेस्ट है कि गौरक्षा करने वाले हमारे देश के प्रमुख हैं, आपको इस बात में क्या इंटरेस्ट है बताइए? गौरक्षा करने वाले लोग हैं इस देश में, इससे आपको क्या नफरत है, क्या दिक्कत है? पार्लियामेंट में गौरक्षकों से आपको क्या दिक्कत, क्या नफरत है, बताइए। अगर राहुल गांधी नहीं कोडिन कफ सिरप से बच्चा मर गया 4 साल का, आपको संवेदना नहीं है उससे, क्योंकि वो आपके समाज का खबर तो आसमान से आई होगी ना? नहीं, सुन लीजिए, आकाशवाणी हुई होगी आपको, किसी टेलीविजन अखबार में और सोशल मीडिया पर आपने खबर देखी नहीं होगी, आपको तो सीधे आसमान से खबर आती है। मैंने नरवड़े की भी सोशल मीडिया पर खबर थी, आपने तो नरवड़े को कैंसिल कर दिया। सर प्लीज पार्लियामेंट में जेपीसी कमेटी बना के जांच करा लीजिए ना कि नरवड़े सच कह रहे हैं। फाजिल अहमद जी, आप जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं उस पर आप जवाब देना चाहते हैं, उस पर आप पक्ष रखना चाहते हैं, बोलिए। राहुल गांधी सच कह रहे कि झूठ कह रहे? आप सिरे से खारिज कर रहे हैं, आप किसी जांच एजेंसी को नहीं मान रहे। आप कौन सी जांच एजेंसी की बात कर रहे हैं? सुन लीजिए, कौन सी जांच एजेंसी की बात कर रहे हैं? इस तरह से बिना तिलाक दिए हुए बिना सर पैर की बात करने लग जाते हैं फाजिल अहमद, आप लिविंग रिलेशन में रख रहे हैं। मैं कितनी बार आपको डिबेट में समझाने की कोशिश करता हूं कि जिस मुद्दे पर गेस्ट कोऑर्डिनेटर आपको बोलता है डिबेट करने के लिए, उस मुद्दे पर डिबेट क्या कीजिए। आप डिरेल करने के लिए सिर्फ आते हैं तो मना कर दिया कीजिए गेस्ट कोऑर्डिनेटर को कि हम आपके चैनल पर और विजय नाजा के साथ डिबेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुझे अपने मन की बात और मेरा एजेंडा नहीं चलाने देते। वंदे मातरम कोडिन आप बोलने नहीं दे रहे। कोडिन कब सिर्फ सुजाता पांडे एक बार बोली, स्लीपर सेल मोहम्मद नहीं एक बार बोली। ये दलाल जो बैठा है, ये जो दलाल बैठा है, ये कर मेरे सवाल का जवाब नहीं, मुनाफिक है, बदजुबानी, मुनाफिक कहा गया है, गंदे अल्फाज, रसूल को धोखा। ऐसे ही लोग अल्लाह के रसूल को भी धोखा दिए और यहाँ भी धोखा दे रहे हैं। और कोडिन कब सिर्फ हम बात ना करें भाई, क्यों नहीं बात करें? हम नरवड़े साहब की बात ना करें? अरे भाई, अगर ऑपोजिशन लीडर ने कोई सवाल उठाया तो आप जेपीसी कमेटी में नरवणे साहब की बात करेंगे, ओवैसी की बात नहीं करेंगे, असदुद्दीन ओवैसी की बात नहीं करेंगे। फाजिल अहमद एक स्पीच लिख कर लाते हैं, हर डिबेट में वही बोलते हैं। भाई फाजिल अहमद की आवाज डाउन कर दीजिए, फाजिल अहमद की आवाज को डाउन कर दीजिए। इनको डिबेट से कोई मतलब नहीं है, इनको एजेंडा चलाना होता है और एजेंडा चलाने के लिए मैं अपना वक्त और इस देश की जनता का वक्त नहीं खराब करूंगा। क्लोजिंग रिमार्क जल्दी से फैज खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। बिल्कुल, बस मेरा इतना ही निवेदन है। तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूं, कट्टरपंथी मौलानाओं के चक्कर में ना और आपका तुष्टीकरण करने वाले जो पॉलिटिकल पार्टी है, अखिलेश हो, तेजस्वी हो, ममता बनर्जी हो, भाई इनके चक्कर में भी नहीं आओ। भारत बहुत अच्छा मुल्क है, दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी मुसलमान कोई है तो सरजमीन हिंदुस्तान को भी 20 सेकंड टाइम देना ही पड़ेगा जाते जाते, नहीं तो वो कहेंगे कि उधर का आपने सुन लिया, इधर का नहीं सुना। 20 सेकंड अखिलेश जी जल्दी से। अल्लाह ने हमें ये एक शेर से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अदम गोंडवी साहब का है, ये अमीरों से हमारी फैसलानुमा जंग थी, फिर बीच में कहां से मंदिर और मस्जिद आ गए, जिनके चेहरे पे लिखी थी जेल की ऊंची बसील, रामनवमी ओढ़ के संसद में आ गए। हम ओवैसी कर ले, मंदिर मस्जिद कर ले, गरीब अमीर से हमारा कोई वास्ता नहीं है। ये डिबेट समीकरण से आपका वास्ता नहीं है और पीडीए के ऐसे भी कोई वास्ता नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।